आज की इस वीडियो में मैं आपको वारिसान पंजीयन की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। वारिसान पंजीयन क्या होता है? यह एक पंजीयन होता है जिसमें ऐसे कृषक जिनका गत वर्ष या पिछले वर्ष पंजीयन था किंतु वर्तमान में उस कृषक का मौत हो गया है या मृत्यु हो गया है और उसके द्वारा धारित भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है, ऐसे कृषकों का जिनके वारिस के नाम पर पंजीयन होता है उसे वारिसान पंजीयन कहते हैं। वारिसान पंजीयन हेतु कौन सा फॉर्म भरे? इसके लिए आपको प्रपत्र 4 भर, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसे आपको भरकर जमा करना होगा। वारिसान पंजीयन हेतु फॉर्म कैसे भरें? यहाँ आपको बिंदु क्रमांक 1 पे पंजीकृत कृषक का नाम लिखना है जिनके नाम से पूर्व में पंजीयन था, जैसे कि रामलाल। उसके पिता का नाम राम जी, निवासी ग्राम जैसे कि है यहाँ पे पामगढ़ का है, जिस ग्राम में उसका खेत है वो नाम लिखाया गया यहाँ पे ग्राम के नाम में, जैसे कि डबरी। यहाँ पे विकास खंड जो भी आप संबंधित है वो लिख देंगे यहाँ पे। बिंदु क्रमांक 4 में पंजीकृत कृषक का आधार नंबर या UFID नंबर, यह दोनों में से किसी भी एक ID की अनिवार्यता है। यदि दोनों ही ID नहीं है तो वारिसान पंजीयन से आप वंचित हो सकते हैं। यहाँ पे जिस कृषक का फौत हुआ है उसका आधार नंबर लिखना है यहाँ पे बिंदु क्रमांक 4 में। बिंदु क्रमांक 5 में उस कृषक का नाम लिखना है जिसके नाम से वारिसान पंजीयन होना है, जैसे कि रामलाल का पुत्र सूरज, तो यहाँ पे आपको सूरज नाम लिखना है। बिंदु क्रमांक 6 में वारिसान के पिता का नाम, यहाँ पे रामलाल आ जाएगा। बिंदु क्रमांक 7 में वारिसान का निवास, जैसे वारिसान कहीं बाहर रहता है तो यहाँ पे उसका निवास का पता डालना है, जैसे कि यदि वो बिलासपुर में रहता है तो यहाँ बिलासपुर लिख देंगे। और ग्राम के नाम में उस संबंधित ग्राम का नाम लिखेंगे जिस ग्राम में उसका कृषि भूमि है, जैसे कि डबरी, वो लिख देंगे। विकास खंड और जिला आपसे जो संबंधित हो वो लिखना है। बिंदु क्रमांक 8 में आपको वारिसान का आधार नंबर भरना है जिसके नाम से आप नया पंजीयन करवा रहे हैं, जैसे सूरज के नाम से करवा रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना होगा। और UFID, क्योंकि UFID तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसका पंजीयन कभी भी हुआ ही नहीं है, इसलिए आपको UFID नहीं मिल पाएगा। बिंदु क्रमांक 8 में आपको ऋण पुस्तिका क्रमांक भरना है जो कि आपको पर्ची के फ्रंट पेज में टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ कुल धारित रकबा लिखना है जिसमें से कितने में कृषि योग्य है और कितना पड़त है, ये आपको दोनों ही लिख देना है। बिंदु क्रमांक 11 में आपको वारिसान के बैंक खाते का विवरण भरना है। यहाँ पे उस कृषक का बैंक खाते का विवरण देना है जिनके नाम से आप अभी वर्तमान में पंजीयन करवा रहे हैं, जैसे कि सूरज। यहाँ पे सूरज के बैंक का नाम, उसका बैंक शाखा का नाम और उसका अकाउंट नंबर स्पष्ट लिखना है। IFSC कोड में आपको नवीनतम IFSC कोड लिखना है यदि आपका बैंक का IFSC कोड चेंज हो गया है उस स्थिति में। बिंदु क्रमांक 12 में उस समिति का नाम लिखें जिस समिति में आप धान विक्रय के इच्छुक हैं या जहां आपके पिताजी का पंजीयन पूर्व में था, जिनका वर्तमान में फौत हो चुका है। सदस्यता क्रमांक लिखें जो कि उनको प्रदाय किया गया था। यथासंभव यदि पॉसिबल हो तो यहाँ पे सदस्यता क्रमांक समिति द्वारा नया प्रदाय किया जा सकता है उच्च शुल्क अदा कर। बिंदु क्रमांक 13 में भरे जाने वाली जो जानकारी है वो ये है कि यदि आप धान का ही पंजीयन करवाए हैं, पिछले वर्ष भी आपका धान ही था, तो यहाँ पे वही लिखना है, बिंदु क्रमांक 13 में भरना है वो जानकारी। यदि आप पिछले वर्ष धान लगाए थे और इस वर्ष उस धान वाले खेत में आपने गन्ना लगाया है या कोई अन्य फसल लगाया है, तब की स्थिति में ही बिंदु क्रमांक 14 में आपको जानकारी भरना है, अन्यथा आपको बिंदु क्रमांक 14 को भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संयुक्त खसरा, जैसे कि कोई खसरा क्रमांक 1 है, वो 1 एकड़ का जमीन है आपका और आधा एकड़ में आपने धान लगाया है और आधा एकड़ में यदि गन्ना लगाया है, तब आपको संयुक्त खसरा वाले बॉक्स को क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, जिससे कि आपका पंजीयन सही ढंग से हो सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन कृषकों का पिछले वर्ष किसी एक फसल में पंजीयन हो गया। यदि आप एक ही खेत में 2 फसल लिए हैं, उस स्थिति में आपको दोनों फसल का विवरण भरना अनिवार्य होगा। यदि आप एक फसल का विवरण भर देते हैं उस स्थिति में आपका एक ही फसल का पंजीयन हो जाता है और जब भी दूसरे फसल का पंजीयन है तो आप उसमें प्रयास करते हैं, तब की स्थिति में वो खसरा नंबर को लॉक कर दिया जाता है और आप अन्य फसल जो लगाए हैं उसका पंजीयन से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको संयुक्त खसरा वाले बॉक्स को टिक करना है। यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर में आपको हस्ताक्षर करना है, जैसे कि सूरज अपना हस्ताक्षर करेगा यहाँ पे। मैं यहाँ जो ब्लैक
खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पे भी सूरज का नाम आएगा। मैं सत्यनिष्ठा घोषणा करता हूँ करके। और यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। ऋण पुस्तिका, B1 बैंक खाता, आधार, स्व घोषणा पत्र, वायसान पंजीयन के संबंध में जो स्व घोषणा पत्र रहेगा वो आपको जमा करना है। अन्य तीसरा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी आवेदक के हस्ताक्षर में आपको आवेदक का हस्ताक्षर करना होगा। अब सवाल यह आता है कि फार्म भरकर कहाँ जमा करना होगा। यह फार्म पूरी तरह से भरने के पश्चात आपको तहसील कार्यालय में जमा करना होगा पंजीयन हेतु। पंजीयन कहाँ और कब तक होगा, तो इस सवाल का जवाब है पंजीयन तहसील ऑफिस से होगा और फार्म भरने के 15 दिवस के भीतर आपका पंजीयन पूर्ण रूप से हो जाएगा। यहाँ सत्यापन वाले भाग में संबंधित तहसीलदार अपना हस्ताक्षर और सील लगाएगा और आपको पंजीयन के अनुमति प्रदान करता हूँ करके इस प्रकार से सत्यापन करेगा, वेरीफाई करेगा। पंजीयन की प्रक्रिया जान लेते हैं कैसे होता है पंजीयन। जैसे तहसीलदार अपना जिला और ब्लॉक सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड इंटर करता है तो लॉगिन हो जाता है। एकीकृत किसान पोर्टल में लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज खुलता है जहां से आप कृषक पंजीयन वाले भाग में जाते हैं। जैसे कि मैंने कृषक पंजीयन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको कृषक के आधार नंबर लेने हैं तो सहमति वाले बॉक्स जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने पंजीयन का फॉर्म खुल जाता है, ओपन हो जाता है, जहाँ से आप सभी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, आधार विवरण और भूमि संबंधी साथ ही फसल विवरण संबंधी जानकारी भरकर सुरक्षित करते ही आपका वायसान पंजीयन सफलतापूर्ण हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सबसे पहले नवीनतम तकनीकी जानकारी आपके अनुसार सरल हिंदी भाषा में मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।